नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और अली के सारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नया साल शुरू हुआ तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तस्वीर की। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, ब्रेक द इंटरनेट, यानी कि एक ऐसी तस्वीर जिसने सबको चौंका दिया जब वो सोशल मीडिया इंटरनेट पे आई। किसी को भरोसा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। दरअसल कल 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि प्रधानमंत्री के घर पर मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच काफी हंसी ठिठोली हुई, बातें हुई। दिलजीत ने पीएम मोदी को एक गाना गाकर भी सुनाया तो प्रधानमंत्री भी मेज पर तबला बजाते हुए दिखे। इस दौरान दिलजीत ने कहा कि मैंने हाल ही में आपका यानी कि प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू देखा था। आपका जो पद है उसके पीछे कई बार हम एक बेटा और तमाम ऐसी चीजें, जो तमाम ऐसे पहलू हैं प्रधानमंत्री के, एक व्यक्ति के, वो भूल जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी माँ या फिर गंगा माँ को लेकर भावुक होते हैं तो वो दिल को छू जाता है। तो चलिए पहले शुरुआत करने से पहले आपको पूरी मुलाकात का वो वीडियो दिखा देते हैं। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपनी शक्ति है। हाँ, हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। जिसने योगा को अनुभव किया वो उसकी ताकत जानता है। हाँ, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो भूल जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा, वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। वो कहंदे कित्थे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है, तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। अच्छा, अब ये तस्वीर है, ये मुलाकात चर्चा में क्यों है? दरअसल दिलजीत दोसांझ हमेशा से ही खबरों में रहे हैं। दिसंबर 2020 में आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत के एक ट्वीट पर वो भड़क गए थे, जब कंगना ने प्रोटेस्ट में आई एक बुजुर्ग महिला को कहा था कि कई ऐसी महिलाएं 100 रुपए हर दिन का लेकर आंदोलनकारी बन जाती हैं। दिलजीत ने ट्वीट करके कहा कि एक महिला होकर आप किसी और महिला को ऐसा कैसे कह सकती हैं। उसके बाद जम करके दोनों के बीच में एक ट्विटर वॉर छिड़ा। इसके अलावा आपको याद होगा नवंबर और दिसंबर में उनके कई ऐसे कॉन्सर्ट भी थे, तेलंगाना में हुए, पंजाब में हुए, गुजरात में हुए, जब उनके गानों को लेकर के विवाद हो गया था। आरोप लगा कि दिलजीत के गाने शराब को बढ़ावा देने वाले होते हैं, ड्रग्स के बारे में होते हैं, जिस पर दिलजीत ने खुल करके कहा कि अगर सारे राज्य खुद ही ड्राई स्टेट बन जाएं तो मैं कभी ऐसे विषय पर गाने ना गाऊंगा ना लिखूंगा, क्योंकि मैं खुद तो इसका सेवन करता ही नहीं हूं। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के दिलजीत काफी मुखर रहे। हाल ही में मध्य प्रदेश में भी उनके कॉन्सर्ट का जब बजरंग दल ने विरोध किया था तो उन्होंने राहत इंदौरी साहब की शायरी पढ़कर बिना नाम लिए उनको जवाब भी दिया था। अच्छा, अब मामला इस अकेले मामले पे ही विवाद नहीं है। थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी औपचारिक तौर पर अजमेर शरीफ दरगाह की चादर भी देने वाले हैं। पीएम मोदी किरण रिजिजू यानी कि जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं उनको चादर सौंपेंगे और वो चादर अजमेर की दरगाह पहुंचेगी। वैसे हम आपको बता दें कि पिछले 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ में चादर भेजते रहे हैं, लेकिन इन दोनों मामले को लेकर अब एक बड़ा सवाल उठता है कि जो लोग पीएम मोदी पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हैं, क्या दिलजीत और प्रधानमंत्री की मुलाकात से इस नैरेटिव को झटका लगा है? क्या दिलजीत और पीएम की मुलाकात पंजाब और किसानों को एक मैसेज है और अजमेर की चादर से क्या सबका दिल जीतने में कामयाबी मिलेगी? डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ है, करण वर्मा बीजेपी के समर्थक, विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट और कांग्रेस के समर्थक सैयद जवाद भी हमारे साथ है। क्या से क्या हो गया देखते देखते? डॉक्टर अजय आलोक, दिलजीत दोसांझ को आपके समर्थक क्या कुछ नहीं कह रहे थे पिछले 2 साल से, किसान आंदोलन के बाद से, और अब खुद प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है, ये क्या हुआ? देखिए, ऐसा है कि दिलजीत दोसांझ एक कलाकार हैं और एक भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने भारत की ख्याति पूरे विदेशों में फैलाई है। एक कलाकार के तौर पे उनका सम्मान पूरा देश करता है
और आज प्रधानमंत्री ने भी किया, प्रधानमंत्री उनसे मिले, उनसे बातें की, उनकी सब बातें की। हम जब बात करते हैं यहाँ बैठ के फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। दिलजीत दोसांझ को कंगना रनावत के ट्वीट पसंद नहीं आए, उन्होंने विरोध किया। तो दिलजीत दोसांझ का कंगना रनावत के एक पर्टिकुलर बात का विरोध करने का ये मतलब कहां से हो गया कि दिलजीत दोसांझ भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं या प्रधानमंत्री विरोधी हैं, जिसके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। सबसे पहले इस मानसिकता पर ध्यान दीजिए। अगर विरोधी दिलजीत दोसांझ इतने हैं ही, तो फिर उनको प्रधानमंत्री मोदी से मिलने में क्यों दिलचस्पी होनी नहीं चाहिए थी। तो इसीलिए एक कलाकार का सम्मान, जो इसने पूरे भारत में अपनी कला के प्रदर्शन से भारत की ख्याति को आगे बढ़ाया है, हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। उसकी राजनीतिक भावना भले अलग हो सकती है, उसके सोचने के तरीका अलग हो सकता है, उसमें राजनीतिक मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन वैचारिक तौर पे राष्ट्र के प्रति मतभेद नहीं होता है। हमारा उन लोगों से दिक्कत होता है जिनका राष्ट्र के प्रति मतभेद हो हमसे, क्योंकि हमारे हिसाब से राष्ट्र एक नक्शा है, कांग्रेस के हिसाब से राष्ट्र एक ऐसा नक्शा है जहां जम्मू कश्मीर में से पीओके गायब हो जाता है। मतभेद हमारे वहां होते हैं। दिलजीत दोसांझ से न कभी मतभेद थे, न कभी मतभेद होंगे। ठीक है। दिलजीत दोसांझ देश का नाम कर रहे हैं, कलाकार हैं, प्रधानमंत्री मिले, गर्व होना चाहिए। आपने दूसरी बात कही अजमेर शरीफ की चादर, एक बात और ऐड कर लीजिए उसमें। आज कांग्रेसियों ने एक नया शगुफा और फेंका। वीर सावरकर यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री जा रहे इनॉग्रेशन करने, उसमें भी कांग्रेसियों को आपत्ति है। कहते हैं कि इतने सारे क्रांतिकारियों को छोड़ दिया, वीर सावरकर को दे रहे हैं। अरे हम तो सत्ता में 15 साल से आए, 6-5 साल वाजपेयी जी के लगा लीजिए, 10 साल मोदी जी के लगा लीजिए, 60 साल से आप क्या कर रहे थे? आपको किसने कहा था महान महान वीर शहीद क्रांतिकारी? क्योंकि आपके लिए शहीद क्रांतिकारी गांधी परिवार से शुरू, नेहरू परिवार से शुरू, गांधी पे खत्म। उसके अलावा कोई क्रांतिकारी आपके लिए तो कभी पैदा ही नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस थे ही नहीं, शहीद भगत सिंह थे ही नहीं, सदगुरु थे ही नहीं, लोकनायक जयप्रकाश थे ही नहीं, किसी के कोई योगदान ही नहीं था। गांधी पे शुरू, गांधी पे खत्म, यही कहानी है। नैरेटिव यही है, ये नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश है। ठीक है, आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं। अभी हम वीर सावरकर में चादर जाती है। अभी वीर सावरकर की बात हम कल करेंगे, क्योंकि अभी तो वो कॉलेज का अभी उद्घाटन होना है। तो सुरेंद्र राजपूत जी, ये एक कलाकार का सम्मान है, इसमें कुछ राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर कभी मतभेद हुआ भी है जरा सा, तो उनकी जो कला है, उनका जो टैलेंट है, उसको सम्मानित किया जा रहा है। इसमें राजनीति क्यों? हम कहाँ राजनीति देख रहे हैं पद्मजा? उनको तो पगड़ी में भी विरोध टीवी का शो आप कर रही हैं, सफाई अजय आलोक दे रहे हैं, ठीक है ना? अरे अब अजय आलोक चुप हो जाइए, थोड़ा सा 2 मिनट शांत रहिए। है टीवी का शो आप कर रही हैं, चैनल आपका शो कर रहा है, अजय आलोक जी परेशान होकर सफाई दे रहे हैं कि कलाकार पता है। ये सिर्फ एक मुलाकात होती। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका ट्वीट मैंने आज सुबह देखा, वो दिखा देते हैं दर्शकों को भी। आपने सुबह सुबह इस मुलाकात का एक वीडियो ट्वीट किया, और देखिए पगड़ी काली है तो काली पगड़ी में आपने एक संदेश देख लिया, एक राजनीतिक आपने एक संदेश देख लिया। तो हमने भी सोचा फिर आप ही से पूछ लें कि इसमें आपको कैसे वो संदेश दिख गया। जी, तो बिल्कुल मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका पद्मजा, आप लोगों ने इस तरीके से सोचा। आप एक बात बताइए ना मुझे, काला रंग विरोध का प्रतीक है, हमेशा से विरोध का प्रतीक रहा है। दिलजीत दोसांझ जो है वो देश का बच्चा है, पंजाब का बच्चा है, पंजाब के किसानों का बच्चा है। आज की डेट में किसानों का जो सबसे बड़ा नेता है डल्लेवाल साहब, खरौनी बॉर्डर पे जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं। 37 दिन उनके आमरण अनशन को हो चुके, किसी भी क्षण मर सकते हैं, वो किसी भी क्षण शहीद हो सकते हैं। दिलजीत दोसांझ मिलने गए प्रधानमंत्री से, पूरा अटायर उन्होंने अपना काला किया। दिलजीत दोसांझ मिलने गए क्या नाम जस्टिन ट्रूडो से, आप देखिए उनकी लाल रंग की पगड़ी है, पीले रंग की शर्ट है आपके सामने। अगर आप चाहे तो मैं वो फोटो भी आपको भेज दूं। बट जस्टिन ट्रूडो सच बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो उनसे मिलने स्टेज पे आए थे। और सर वैसे तो वो लाल गुलाब भी लेके गए। अगर हम हर चीज में एक संदेश देखना शुरू कर दे तो वो लाल और सफेद गुलाब भी लेके गए थे। अब कहेंगे कि वो लाल गुलाब क्यों लेके गए थे? ये तो प्रेम की निशानी हो गई। हाँ, मैं वो भी बताता हूँ। आप परेशान मत होइए, वो भी बता देता हूँ। वो जिस बुके में लेके गए थे वो भी काला था। गुलाब काला हो नहीं सकता था, क्योंकि काला गुलाब मिला नहीं होगा, तो लाल गुलाब ले गए। लेकिन जिस बुके में लेके गए थे, अगर आप उसकी फोटो देखिएगा तो वो भी काली थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बड़ी स्पष्ट रूप से, देश का बच्चा देश के प्रधानमंत्री को पूरे मान सम्मान के साथ बोल करके आया है कि प्रधानमंत्री जी किसानों की समस्याएं देख लो।
हम खुद भी चाहते हैं कि देश के कलाकारों का सम्मान हो। प्रधानमंत्री ने देश के कलाकार का सम्मान किया, अच्छी बात है, हम तो खुश हैं इस बात से। लेकिन वो जो देश का बच्चा, देश का कलाकार दिलजीत दोसांझ होकर के आया है प्रधानमंत्री के पास, वो एक संदेश दे के आया, काली पगड़ी पहन के गया था कि मेरे पिता तुल्य जो डल्लेवाल साहब हैं वो आज की डेट में जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रहे हैं। खरौनी बॉर्डर पर 37 दिन हो गए हैं और वो मांग क्या रहे हैं? मांग तो सिर्फ इतनी सी बात रहे ना पद्मजा, कि जो आपने मांगे मानी थी किसानों की, जो आपने जब किसान आंदोलन खत्म किया था 387 दिन का, उन मांगों पे जो आपने सहमति व्यक्त की थी उनको आप लागू कर दीजिए। सिर्फ इतना ही तो मांग रहे हैं वो, इसके अलावा तो कुछ नहीं मांग रहे। इससे पहले कि मैं इसके अलावा कुछ मांग रहे हो तो बता दें। इसका जवाब दे दीजिए। मेरा ये कहना है कि ये जिस तरीके, हाँ, आप सिर्फ मुलाकात देख रहे हैं, आपने पगड़ी का रंग नहीं देखा, पूरी उनकी वेशभूषा काली थी। एक भारत का बेटा लोक कल्याण मार्ग जाकर के संदेश लेके आया किसानों का। वही मैं कह रहा हूं कि जिसकी जैसी नीयत होती है उसको वैसी ही चीजें दिखती हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक कलाकार अपने प्रधानमंत्री से मिलकर गौरवान्वित हो रहा है, एक प्रधानमंत्री अपने देश के कलाकार से जो देश की ख्याति कर रहा है उससे मिलकर खुश हो रहा है। इनको वहाँ पे पगड़ी का रंग दिख रहा है, इनको वहाँ पे वो बुके का कलर भी दिख जा रहा है, उसमें फूल नहीं दिख रहे हैं, फूल के कांटे जरूर दिख गए होंगे। ये नज़रों का दोष है। आंखों में जब काला मोतियाबिंद हो जाए तो सिर्फ चीज काला ही काला दिखता है ना, दिक्कत क्या है? ये कह के क्या दिलजीत दोसांझ की ये बेइज्जती नहीं कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है प्रधानमंत्री से मिलने, वो मैसेज देने जा रहा है कि मैं आपका विरोध कर रहा हूं इसलिए मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। मुझे 5 सेकंड का जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत 5 सेकंड तो हर मतलब प्रधानमंत्री से मिलने वाले को एक मिनट, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलने के लिए अब ड्रेस कोड तय करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, क्योंकि कोई ये तो नहीं चाहेगा। अब आयतुल्ला खुमैनी है, वो हमेशा काला ही पहन के रहते हैं, तो पूरा वर्ल्ड के लिए किसका विरोध कर रहे हैं? वो इस्लाम के अलावा सब चीज का विरोध कर रहे हैं क्या? जरा बोले तो जरा। सुरेंद्र जी, बाल की खाल निकालना नहीं है, वहां बैठ करके उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि भारत महान है, हम भारत में घूम करके समझ में आया कि भारत सच में भारत को महान क्यों कहा जाता है। आपकी बातें सुन करके मेरा दिल छू गया। ये सब बातें भी तो बोली है उन्होंने, उसमें कुछ और ही पढ़ लेना। ये बाल की खाल निकालना नहीं है। वो नहीं सुनाई देगा भाई। पद्मजा जी बिल्कुल, अब मैं अजय आलोक जी से भी उम्मीद करूंगा बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने और बिल्कुल सही कहा दिलजीत दोसांझ ने। सच बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा करके कहे थे ना कि भारत अब मुझे समझ में आया कितना महान है, दिलजीत दोसांझ भी बिल्कुल पूरी तरीके से वही कह रहा है। और मैं मीडिया को भी याद दिलाना चाहता हूं और अजय आलोक और भारतीय जनता पार्टी के उन सारे नेताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आगरा में समिट हुई, मुशर्रफ काली शर्ट पहन करके आए थे, पूरे 3 दिन तक आप सारे मीडिया वालों ने, मुझे नहीं मालूम आप उस वक्त मीडिया में थी या नहीं थी, पूरे 3 दिन तक मीडिया वालों ने पूरे हिंदुस्तान में हंगामा काट के रखा हुआ था कि मुशर्रफ जो है काले रंग की शर्ट पहन करके क्यों गए। सच बात यह है कि आपको हमारी बात बुरी लगेगी अजय आलोक जी, लेकिन यह बात अपने आप में सच है कि दिलजीत दोसांझ पंजाब के किसान का बेटा यानी डल्लेवाल का बेटा बन करके गया था और आपको चेतावनी देकर के भी आया है, विनम्रतापूर्वक चेतावनी देकर के आया है कि मरने से बचाइए उस किसान के बच्चे को, मरने से बचाइए इस किसान आंदोलन को, वरना चिंगारी का खेल बुरा होता है। आप इस चीज को अभी नहीं समझ रहे हैं। आप लोगों को तुच्छ राजनीति करनी है, इसलिए करनी है कि आज वो मिल आए तो आपको उनकी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं और कल तक आप ही लोग उसको खालिस्तानी बोल रहे थे, पाकिस्तानी दिलजीत दोसांझ को बोल रहे थे, आप उनको क्या नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट आप लोग बोल रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े हैंडल बोल रहे थे, कह रहे थे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है। आज वही चीज हो गई है। क्या बात करते हैं आप लोग? काले रंग के कर गया है। पंजा जी मैं बोल सकता हूं? पंजा जी, ये गलत बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर और हैंडल का नाम ले रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं कि एक ट्विटर, एक हैंडल भारतीय जनता पार्टी का बताएं जिसमें दिलीप दोसांझ को आतंकवादी या खालिस्तानी बोला गया है। गलत बातें फैलाएं नहीं। ये झूठ की दुकान ज्यादा लंबी नहीं चलती है। एक नहीं, मैं बोल के निकल जाना, थोड़ा समय दे दीजिए, मैं निकाल कर ऑथेंटिसिटी गुरिल्ला वॉर मैं नहीं करने वाला। गुरिल्ला वॉर करते हैं आप लोग।
आप लोग झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। एक नहीं 20 आपके ऑफिशियल हैंडल दिखा दूंगा। आप एक बार जान जाइए, मैं 20 हैंडल दिखा दूंगा। आप बहुत गलत और आपको जाने नहीं दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। गलत मैसेज दे रहे हैं दिलीप दोसांझ का नाम लेके। मैं पूरे पंजाब के लोगों को कोई सही कह रहा हूं, चिंगारी का खेल बुरा होता है। और आप दिलीप दोसांझ को जो एक नैरेटिव बना रहे थे उनके खिलाफ, उनको देशद्रोही बना रहे थे, और आज जो है वही उनकी वाहवाही कर रहे हैं। नहीं पद्मजा जी, मुझे नहीं लगता कभी दिलजीत दोसांझ जी को देशद्रोही या कुछ इस तरह का कहा गया। किसी ने कहीं कुछ अगर कहा हो तो वो निंदनीय है। मेरे ख्याल से ऐसी तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं, और देखिए प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, ये कांग्रेस के बात समझ में नहीं आती है। इनका मेल्टडाउन हुआ जब कपूर फैमिली भी इनसे मिलने गई, तब भी इनको दिक्कत हो गई थी कि ये क्या हो गया। जब क्रिकेट टीम मिलने चली जाती है तो दिक्कत हो जाती है। और सुरिंदर राजपूत जी से मैं बड़े सम्मान से एक बात बोलूंगा, उन्होंने अभी किसानों की वेदना प्रकट करी उनके दुखों के ऊपर। मैं जानना चाहता हूं उनसे, शायद उनको पता होगा 1200 किसानों ने पिछले 15 महीने में कर्नाटका में सुसाइड कमिट किया है। आप जानते होंगे सुरिंदर राजपूत जी, ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। कब जा रहे हैं राहुल गांधी जी वहां पर? आपकी सरकार है कर्नाटका में, वहां पर आपको क्या कहना है? अगर दिलजीत दोसांझ आज गए हैं प्रधानमंत्री से मिलने, तो मेरा तो मानना है वो शुक्रिया अदा करने गए हैं, क्योंकि इन प्रधानमंत्री ने ये जो कर्नाटक का मुद्दा है, क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं बकवास क्या कर रहे हैं, एक तो अपनी भाषा सही से बोलिए, और पद्मजा जी इनको फैक्ट चेक करिए तुरंत 1200 फार्मर्स ने। अरे बकवासी तो कर रहे हैं आप, मुद्दे पर रह नहीं रहे, प्योर बकवास कर रहे हैं। और दोबारा से कहता हूं बकवास कर रहे हैं। आपने किसानों का मुद्दा उठाया था और कर्नाटका के किसानों की बिल्कुल तमीज से बात करो आप जैसों से, यही तमीज है। चीखिए मत, किसानों से कर्नाटका को ले आए। कर्नाटका किसान क्या खाली राष्ट्र का राज्य का मुद्दा है? एमएसपी जो है राज्य देगा। आपको शर्म नहीं आती एमएसपी के बारे में बात करते हुए? आपको जानकारी नहीं है। आप ले आए कर्नाटक को। कर्नाटक में अब कल तक भाजपा की सरकार थी, तब आतंक के वहां पे आत्महत्या नहीं थी। बोल रहे हैं, मैंने बोला बात करते हैं आप सिर्फ कर्नाटक को ले आए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ले आएंगे आप। पद्मजा जी ऐसे चल नहीं सकती, कोई तरीका नहीं है। आपने कहा था कि ये किसानों की आवाज उठाने गए थे, तो करण वर्मा कर्नाटक के किसान की ही आवाज और कर्नाटक के किसान का मुद्दा आपके सामने तथ्यों के साथ रख रहे हैं। उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप उनको काउंटर कीजिए। किसान की आवाज का पूरा, उसमें राहुल गांधी कहां से आ गए? तो कौन आएंगे फिर? आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री देश के किसानों की आवाज बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि एमएसपी केंद्र का मुद्दा है, और एमएसपी केंद्र की सरकार खुली करे, और कर्नाटक भी एमएसपी देगा। एक सेकंड, क्यों नहीं देगा एमएसपी कर्नाटक? पद्मजा ये इनको चुप कर्नाटक भी एमएसपी देगा। अपनी बात पूरी कीजिए। एमएसपी की हाँ करें। आप जो इकोसिस्टम और नैरेटिव की बात कर रहे हैं, और दिलजीत दोसांझ की मुलाकात क्यों जरूरी है, उससे क्या संदेश जा रहा है, वो बात पूरी कीजिए करण वर्मा। पद्मजा जी, सिख समुदाय के लिए जो बेइज्जती राहुल गांधी ने पिछले वर्ष करी, जब इन्होंने अमेरिका में यह बात कही कि प्रश्न यह आता है कि हमारे सिख भाई पगड़ी पहन पाएंगे कि नहीं, इस तरह की भद्दी टिप्पणी जिस पार्टी ने करी, जिस पार्टी ने सज्जन कुमार और टाइटलर को अपने सर पे बिठाए रखा, वो पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है ये। आज दिलजीत दोसांझ वहां जाते हैं, और आप समझिए जरा नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या किया है सिख समुदाय के लिए। जीएसटी लंगर से हटाया, सीएए के तहत जो सिख हमारे प्रोसिक्यूटेड थे अक्रॉस बांग्लादेश पाकिस्तान, उनको सिटीजनशिप दी, आर्टिकल 370 हटाया, जलियांवाला बाग मेमोरियल का रिवैम्प किया, 84 राइट्स में जो लोग पीड़ित हुए उसमें 3300 परिवार को 5 लाख प्रति परिवार दिया। सुरिंदर राजपूत को सांप सूंघ जाता है जब ये तथ्य सामने रखे जाते हैं। क्या कर रहे हैं कर्नाटका में जहां पर फार्मर्स ने सुसाइड करी? आज क्या मांग हो रही है? जो ये किसान की मांग कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता होगा। मांग ये हो रही है कि WTA उसे पुल ऑफ कर दिया है इंडिया। ये बातें क्या ऐसे तय होती है सड़कों पे बैठ के कि WTO से पुल ऑफ कर दिया जाए? एमएसपी की लीगल गारंटी की बात हो रही है। 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा मिनिमम एमएसपी की लीगल गारंटी में। 40 लाख करोड़ का हमारा बजट होता है, आपने क्यों नहीं दी कभी आज तक? पर करण वर्मा 3 दिन पहले यही दिलजीत दोसांझ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी अपना पूरा कॉन्सर्ट डेडिकेट कर रहे थे। ठीक है, आज उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, पर 3 दिन पहले जब वो गुवाहाटी में थे तो उन्होंने क्या बोला, एक बार वो भी सुन लेते हैं कैसे उन्होंने कॉन्सर्ट के अंदर एक संदेश दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। देखिए, जिन जिन लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुरा बोला उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि हजारों सवालों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी। 3 दिन पहले बीजेपी वाले कह रहे देखो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में क्या बोल रहे हैं, अब वो फिर हीरो बन गए करण वर्मा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा अगर मनमोहन सिंह जी की किसी ने तिरस्कार इधर किया, वो राहुल गांधी ने किया,
जो इस समय उनका शोक सभा चल रही है, 7 दिन की नेशनल मॉर्निंग चल रही है, और वो पार्टी करने न्यू ईयर मनाने विदेश गए हुए हैं। इसलिए उन्होंने इसमें अगर किसी ने इनसेंसिटिविटी दिखाई है तो राहुल गांधी ने दिखाई है। उनको पूरा मान सम्मान दिया, देश के प्रधानमंत्री हैं और सम्मान होना भी चाहिए उनका, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं इसमें कोई विरोधाभास नहीं देखता हूं। देखिए, कोई विरोधाभास नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, जिस आदमी के कंधे पे आपने वो एक बोझ डाल दिया था कि भाई ये हमारा मैस्कट है, ये हमारी जो थॉट है, हमारा इकोसिस्टम है, हमारी विचारधारा है, इसका हीरो बनेगा, अब वो जाके प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, अब क्या करेंगे? ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। नरेंद्र मोदी हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है, अपोजिशन में, तो क्या होगा, इस देश के नागरिक है, नागरिक के प्राइम मिनिस्टर है। और अगर वो मिले हैं दिलजीत से, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस एंड ऑल द इश्यूज, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डीपर इशू क्या है? डीपर इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो नीड्स टू बी मोर असर्टिव। अगर आपको लग रहा है कि दिलीप दोसांझ सही थे या उनके इशू सही है, बजरंग दल और हिंदुत्व की जो तथाकथित फोर्सेस हैं वो कुछ गलत कर रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर शुड बी मोर वोकल। राम सेना बेंगलोर में जाती है, पब में घुसती है, जो लड़कियां बियर पी रही हैं बैठ करके उनको घसीट के निकालती है बाल से, मॉरल पुलिसिंग। वैलेंटाइंस डे के अंदर दिलजीत दोसांझ से क्या लेना देना है? टेलिंग यू ना, आप मुझे बोलने तो दीजिए 10 सेकंड। 10 सेकंड ले रहा हूं सिर्फ। वैलेंटाइन डे के अंदर आप जत्थे बनाते हैं, आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले जाते हैं पार्कों के अंदर, कपल्स आर सिटिंग, आप कहते हैं साहब वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे। अब आपको नहीं पता है तो जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी में घूमिए, पता चल जाएगा। आप बता दीजिए ना मेरे को, ये तो टीवी पे आके कुछ भी बोल के आप चले जाइए कि आरएसएस वाले लोगों को वैलेंटाइंस डे पे रोक रहे हैं। कब हुआ? एवरीबॉडी नोज इट, बजरंग दल इज अगेंस्ट वैलेंटाइंस डे। अरे सर, एवरीबॉडी नोज इट करके आप ऐसे ही निकल जाएंगे ना? आप बताइए कब हुआ है ये? सोशल मीडिया पे सबको पता है। सोशल साल मीडिया 2018 में हुआ था कर्नाटका के अंदर, वो आदमी जेल गया, प्रमोद मुतालिक, वो जेल गया। हुआ था। वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं होता, बजरंग दल अलाउ करता है। आप बताइए मुझे, आप मुझे सिखा रही हैं। अरे आप बताइए ना, कहाँ पे उनको ऐसा करने की इजाजत दी गई है? और वैलेंटाइन डे पे हर शहर के पार्कों के अंदर जत्था बना करके हिंदू राष्ट्र के सो कॉल्ड तथाकथित फोर्सेस जाती है, संस्कृति कल्चर के नाम पे युवाओं को हैरेस करते हैं। दिलजीत दोसांझ से क्या लेना देना है विवेक जी? दिलीप दोसांझ से इसलिए लेना देना है कि उसके गानों के ऊपर भी इन्होंने संस्कृति का नाम लेकर के हैरेसमेंट करी। संस्कृति के नाम पे पिक्चर नहीं बनने देंगे, पद्मावत की स्क्रीनिंग रोकेंगे, दिलीप दोसांझ के गाने रोकेंगे। आर्टिस्ट अगर किसान आंदोलन के साथ है और खासकर सिख है, उस पर उंगली उठाएंगे। जब हैरेसमेंट बहुत ज्यादा हो गई, हम तो भाई खुद है कि प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले, लेकिन हमारी अपील प्राइम मिनिस्टर से है कि अगर आपको सही में लगता है कि दिलीप दोसांझ और उसके इश्यूज सही हैं, तो आप खुल करके अपने संघ परिवार के एलाइज को थोड़ी सी अकल भी दीजिए। या आप ही के दिलजीत दोसांझ, उनको दिलीप दोसांझ तो मत बनाइए। चलिए, हाँ बताइए डॉक्टर अजय आलोक, आप ये अगर आपके बजरंग दल के लोग दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट मध्य प्रदेश में रोकते हैं, तो फिर उनको भी एक संदेश देना चाहिए ना? देखिए, बजरंग दल के लोग अगर दिलीप दोसांझ का कंसर्ट रोकते हैं तो ये मध्य प्रदेश प्रशासन का काम है, और मध्य प्रदेश के प्रशासन ने अच्छी तरह से अपना काम किया। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि किस तरह से बोल रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि प्रधानमंत्री से मिलने आए साधु संत, या प्रधानमंत्री साधु संतों से मिलने अयोध्या गए, या प्रधानमंत्री बात करने लगे साधु संतों से कि राफेल डील। प्रधानमंत्री से मिलने गए क्रिकेट टीम से, प्रधानमंत्री जाके बात करने लगे कि मिर्ची और मेघी नदी कैसे मध्य प्रदेश में जुड़ी। क्या बात कर रहे हैं भाई? दोसांझ जी गए थे वहां कलाकार की भर्ती मिलने प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ने उनका मनोबल बढ़ाया, प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ ठोकी। अरे क्यों बीच में बोल रहे? मैं आपके बीच में बोला था, बेचैन हो जाते हैं, बहुत बेचैन। अभी लंबी रहने की अबे आदत डालिए विवेक जी। देखिए, 15 चिल्लाने का मेरा मन नहीं है, जाड़ा का दिन है, आवाज फंस जाती है। इन लोगों का कोई काम धाम इन लोग का है नहीं। मुफ्त का एक मंच मिल जाता है, झूठ मूठ का इधर उधर की बात बोल के भाग जाने की। अब अभी एक बात और करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात। प्रधानमंत्री, अरे यार एक मिनट विवेक भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, सुनिए, हो गया। मैं इससे ज्यादा आपको जवाब भी नहीं देना चाहता हूँ। आपका हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत मैंने बता दिया, कहीं की बात कही। जो व्यक्ति जिस चीज के लिए जाता है, प्रधानमंत्री उसी चीज के बारे में बात करता है। अब आप एक मिनट सुनिए, ये एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं, ये यूपीए के टाइम के पेपर की कटिंग है। ये मनमोहन सिंह के बोल हैं, मेरे बोल नहीं है। ये मनमोहन सिंह के बोल हैं। इतना भ्रष्टाचार, अब तो अपनों के बीच में भी जाने में शर्म है प्रधानमंत्री। ये मेरे बोल नहीं है, ये मनमोहन सिंह के बोल है। यूपीए के टाइम का पेपर कटिंग तो है
कि वो अपने देश अच्छी बात के है, इश्यूज को खुलेआम उठा बिल्कुल करके बात जानते हैं। करता ये है। कब होता है, ये कब होता है, ये एक पंजा जी, ये गलत बात है, ये बीच में बोलेंगे तो ये गलत बात है, ये बीच में बोलेंगे गलत बात है। मैं पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, ये प्रूफ है, ऑन रिकॉर्ड है। ये मनमोहन सिंह ने, ये मनमोहन सिंह जी नहीं अपनी कैबिनेट, ये मनमोहन सिंह जी ने ही अपनी कैबिनेट के बारे में कहा था। इस देश की हालत ये थी जिसको हम लोग पैरालिसिस पॉलिसी कहते हैं, ठीक है ना, कि पैरालिसिस पॉलिसी किया, एक प्रधानमंत्री को इतना अपंग बना दिया था कि वो कोई निर्णय नहीं ले सकता था, और वो अपनी बेबसी की पीड़ा खुद रोते थे, और इसीलिए वो कहते थे कि मेरी खामोशी की ताकत इतनी है कि अच्छे अच्छे सवालों के जवाबों को चुप कर देती है। अब एक मिनट, एजेंडा कुछ नहीं है, एजेंडा बस यही है कि आप लोग जैसे व्यक्ति जो एक कॉकस और एक पैटर्न से देश को चलाना चाह रहे हैं, वो पैटर्न देश का बदल रहा है, देश का युवा इस बात को समझ रहा है। बड़ा प्रेम से मैंने कहा सुरेंद्र भाई ने, एजेंडा बदल रहा है। दिलीप दोसांझ हिंदुस्तान घूमे। एक मिनट भाई, क्यों बीच में बोलते हैं, मुझे खत्म करने दीजिए ना 10 सेकंड में, बीच में बोल के क्या मिलेगा। बड़ा प्रेम से सुरेंद्र भाई ने कहा, जब कर्नाटका के किसानों की बात आई तो कि दिलीप दोसांझ पूरा देश घूमे, उन्हें भारत समझ में आया। जिस तरह राहुल गांधी ने भारत जोड़ो आंदोलन किया, पैदल चले, तो राहुल गांधी को भारत समझ में आया। 20 साल सांसद रहने के बाद किसी को भारत समझ में आए तो प्रभु माशाअल्लाह हैं आप। 20 साल सांसद क्यों थे आप? भारत समझने के लिए आपको भारत घूमना पड़ा। लेकिन अगर उसमें किसानों की बात ले आए तो भड़क जाते हैं, लाल सांड की तरह लाल कपड़ा देखते ही किसानों की बात कहां से ले आए, कर्नाटक के किसानों की बात कहां से ले आए। कर्नाटक का किसान और बाकी जगह किसान नहीं, बिहार का किसान बाकी जगह किसान नहीं। जो एक एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही दी गई है, उस पर बार बार चोट हो रही है। और ये एक आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले क्या हुआ, पहले जो कपूर खानदान है वो आकर के मिला प्रधानमंत्री से, उसके बाद एक वेव फेस्टिवल जो होना है उसको लेकर के ना सिर्फ अक्षय कुमार, ना सिर्फ संजय दत्त, लेकिन शाहरुख खान ने भी ट्वीट किया। फिर एक बड़ा मूवमेंट चला कि भाई पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है उसने घुटने टेक दिए हैं सरकार के सामने, सिर्फ एक दिलजीत दोसांझ अकेला क्रांतिकारी है। अब दिलजीत दोसांझ भी जाकर के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। क्या गलती उस इकोसिस्टम की नहीं है जो बार बार कुछ लोगों को एक मैस्कट बना देता है कि आप हमारा माउथपीस बन जाइए, आप हमारे मुखपत्र बन जाइए। भाई वो एक आर्टिस्ट है, वो कहेंगे जो उनका मन है, वो थोड़ा ना कहेंगे जो आपकी राजनीतिक विचारधारा है। जी पद्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। अपनी बात का आगाज़ जो है फिर एक शेर से करता हूं, अगर आप इजाज़त दे तो सुना दूं। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा, और बदलना है तो दिलों को बदलो, बदलना है तो दिलों को बदलो, फिर वही महीने होंगे, वही साल होगा, और वही हाकिम, वही गुर्बत, वही कातिल, वही जालिम। बताओ कितने सालों में फिर हालात बदलेगा। देखिए क्या है, मौजूदा स्थिति ऐसी है कि दिल्ली के अंदर चुनाव भी है और बिहार के बाद के अंदर भी चुनाव है। आपको पता है एक बड़ा मूवमेंट जो है वो किसानों का खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलते हैं लेकिन किसानों से मिलने का वक्त नहीं। प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े घरानों से, उद्योगपतियों से मिलते हैं, लेकिन मणिपुर के लोगों का दर्द जो है वो नहीं मिलने को तरसता उनसे। ऐसी ही किसानों की हालत आपके सामने है। दिलजीत दोसांझ ने बहुत जोर से आवाज उठाई, और यही विपक्ष की शायद ताकत भी है कि जब आपके खिलाफ जोर से और ताकत के साथ, कुव्वत के साथ संविधान की आवाज उठाई जाती है, तो आपको इस बात के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि आपको उन लोगों की आवाज़ और दिल की तकलीफ भी सुनना चाहिए जो आपको पुकार करके राह देख रहे हैं। लेकिन आपके पास वक्त नहीं। आपके पास वक्त है तो चंद उद्योगपतियों से मिलने का वक्त है, चंद बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलने का वक्त है। लेकिन हाँ, अगर ठेली वाला और रेड़ी वाला, पटरी वाला, अगर उनसे मिलने का वक्त है तो किसी के पास है तो वह राहुल गांधी जी हैं, जो उनके सीने से लग करके वो औरतें, वो माएँ, वो बच्चे, वो किसान, वो रेड़ी वाला, पटरी वाला, वो रुक करके अपना दर्द बयान करता है, तो उसको देख करके शायद लोगों के दिल नहीं ररसते होंगे। लेकिन हाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलने का वक्त तो आप कह रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ से नहीं मिलना चाहिए था। उन छात्रों से मिलने का वक्त नहीं होगा नहीं, उन छात्रों से भी मिलना चाहिए था जिनके ऊपर इतनी ठंड में लाठियां बरसाई गई। उनसे भी वक्त निकाल लीजिए, उनके लिए भी दो मीठे शब्द, दो संवेदनाओं के शब्द बोल दीजिए। उन बेरोजगारों के लिए भी बोल दीजिए
जो लाखों साल मतलब महीनों से सालों से जो हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है साहब। सुन लीजिए उनकी भी आवाजें, विपक्ष की आवाजें, जहां विपक्ष के अंदर माइक जो है म्यूट कर दिया जाता है, विपक्षी दलों की आवाज नहीं सुनी जाती, सांसदों को बाहर निकाल करके सस्पेंड कर दिया जाता, उनकी भी आवाज सुन ले। वो भी इसी देश की आवाजें हैं। जैसी आप दलजीत दोसांझ से मिले, ऐसी विपक्षी दलों के नेताओं से मिल करके जो आज समस्याएं खड़ी हुई हैं, लिंचिंग की खड़ी हुई है, माइनॉरिटी पे जुल्म है, उनकी भी आवाज थोड़ी माइनॉरिटी तो दिलजीत दोसांझ भी है ना। दलित बच्ची के माता और पिता से मिल लीजिए जिस दलित बच्ची का बलात्कार हुआ, वो भी तो और यहाँ भाजपा के विधायक और बड़े बड़े मंत्री और उनके ऊपर आकर के और बड़े बड़े लोग जो हंसते हैं मुस्कुराते हैं, उनके ऊपर मिल लीजिए। उन दलितों के ऊपर जिनके चेहरों पर पेशाब करा जा रहा है, मलमूत्र फेंका जा रहा है, उनके दर्द और दिल की तकलीफ को भी सुन लीजिए। ठीक है, मेरा कहना यह है कि आप सबसे मिलते हैं, लेकिन अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति से भी मिलने का वक्त निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये मुलाकात होनी ही नहीं चाहिए थी। ये मुलाकात में स्टेटमेंट क्या था वो अलग बात है। हाँ सैयद भाई, मैंने आपको टोका नहीं था, इसलिए बीच में टोकिएगा मत। मैंने सब बात आपकी आराम से सुनी। पहले तो धन्यवाद दीजिए प्रधानमंत्री को। रेहड़ी पटरी वालों की आप बात करने लगे, कांग्रेस बात करने लगी, आपके हिसाब से रेहड़ी पटरी वालों को गले लगाने लगे राहुल गांधी, कितनी अच्छी बात है। लेकिन उस रेहड़ी पटरी वाले को अकाउंट खुलवा के बैंक में अकाउंट खुलवाया किसने? नरेंद्र मोदी ने, जन धन योजना। उस रेहड़ी पटरी वालों को 60,000 रुपये का लोन बिना किसी गारंटी के अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए किसने दिया? देश के 16 करोड़ रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने की व्यवस्था किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उस रेहड़ी पटरी वाले को श्रमिक बनाकर श्रमिक योजना में शामिल करवा कर उसका इंश्योरेंस किसने करवाया? नरेंद्र मोदी ने। उस रेहड़ी पटरी वाले को आयुष्मान योजना के तहत उसके 5 लाख फ्री इलाज की व्यवस्था किसने की? नरेंद्र मोदी ने। और तब उस रेहड़ी पटरी वालों को इस पॉलिटिकल क्लास जो सो कॉल्ड लुटियन, लटियन जिसको कहते हैं हम लोग, आप लोग ल्यूटन कहते हैं, हम लोग लटियन कहते हैं, इस लटियन क्लास को उस रेहड़ी पटरी वालों की याद आई और आज कांग्रेस समर्थक या राहुल गांधी उस रेहड़ी पटरी वाले को गले लगा रहे हैं। अब आई माइनॉरिटी पे जुल्म की बात। जो आप सो कॉल्ड माइनॉरिटी पे जुल्म की बात किया, पंडित जी ने सीधा कहा कि दलजीत भी माइनॉरिटी हैं, लेकिन ना, यहाँ पे तो आपके जैसे समर्थक और बाकी लोग माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान ही समझते हैं। ये माइनॉरिटी की डेफिनेशन को भी चेंज करने की जरूरत है। तो अगर मुसलमान को ही माइनॉरिटी पकड़ते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को आज की तारीख में विश्व में सबसे ज्यादा अवार्ड किसी ने दिया होगा, 57 में से 41 मुस्लिम नेशन अवार्ड दे चुके हैं, अपना सर्वोच्च अवार्ड। और अगर माइनॉरिटी पे इतने जुल्म हो रहे हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री को मुस्लिम देश ही इतना अवार्ड क्यों दे रहे हैं भाई? आप लोग यही सब नैरेटिव डाल के, एक नेगेटिव नैरेटिव डाल के परसेप्शन बनाना चाहते हैं। वो जमाना गया। ये नैरेटिव चला के आपने 50 साल तक इस देश को बर्बाद कर दिया, इस देश की जड़ों में मट्ठा डाल दिया आपने। और अच्छी बात है कि आपने माइनॉरिटी का जिक्र किया है, क्योंकि पिछले 30 दिनों का, पिछले 30 दिनों की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले प्रधानमंत्री गए कुवैत, उसके बाद क्रिसमस के पहले वो दिल्ली में क्रिसमस सेलिब्रेशंस में शामिल हुए। अब वो मिल रहे हैं दिलजीत दोसांझ से, और आज ही शाम को वो चादर भेज रहे हैं अजमेर की दरगाह में। तो जितनी भी आपकी माइनॉरिटी की परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको वो पूरा कर रहे हैं। सैयद जवाद 30 सेकंड दे दीजिएगा मुझको। 30 सेकंड आपको दे रही हूँ, फिर सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगी। हाँ 30 सेकंड सैयद जवाद। 30 सेकंड जी। इन्हीं रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर आपने इतना जोरदार प्रहार करा कि आपने 2016 में नोटबंदी करके सबको लाइन में खड़ा कर दिया और लगभग 150 से अधिक लोगों की जान चली गई। उन्हीं रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर दोबारा आपने हमला करा जीएसटी नाफिज करके। फिर आपने उन्हीं रेहड़ी पटरी वालों की अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कमर तोड़ी और माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। आए दिन लिंचिंग हो रही है। जेनोसाइड.वेब की एक रिपोर्ट है, इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट है। नहीं ये आलोक जी, फिर आप बीच में इंटरप्ट नहीं, अरे 10 सेकंड में लगातार बोलूंगा आपको। फलों की रेहड़ी लगाने वाला जीएसटी लगा के बेचता है क्या? मैं इसीलिए कह रहा हूं, रेहड़ी पटरी लगा के बेचने वाला जीएसटी लेता है। अच्छा अब आप बोल लीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये झूठ, ये मक्कारी जो फरेब लेकर के आते हैं भारतीय जनता पार्टी और बड़ा सा बेगैरती का चोला पहन करके आते हैं। मुख्यमंत्री मुसलमानों को लेकर के गाली गलौज करते हैं
सुन लीजिए, यही आपके रेहड़ी पटरी वालों को लेकर के अगर महंगाई बढ़ती है तो आपके हिमंता विश्व शर्मा एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। ये बेगैरती है। 80 और 20 की बात करने वाले आप ही के मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई एक थप्पड़ मारे उसके ऊपर 100 थप्पड़ मारना। गिरिराज सिंह आपके दिन रात नफरती बयानबाजी करते हैं। कहां चले गए रेहड़ी पटरी वालों से? हम जीएसटी पे चले गए। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को वापस लाना चाहती हूँ चर्चा में। जो मैं सवाल पहले पूछना चाहती थी, पिछले जो 30 दिन की हम तस्वीर देख रहे हैं, कोशिश यही है कि वो हर किसी जो वर्ग है उनके लोगों से मिले और एक सिंबलिज्म जो होता है, आपको लगता नहीं है कि जो एक पूरा मैसेज दिया जा रहा था पिछले वक्त से कि कुछ लोग हैं इस सरकार से नाराज हैं, उनको एक आउटरीच की कोशिश की जा रही है? पद्मजा, वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के दशानन की तरीके से 10 सर हैं। पिछले 30 दिनों में लोग क्या करते हैं, लेकिन इन 10 सरों के सिर्फ पैर 2 हैं। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पैरों से क्या करते हैं ये लोग, वो इंपॉर्टेंट है। 10 सरों से क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। किससे मिल रहे हैं, किससे गले लगाते हैं। 750 से ज्यादा किसान, जिसमें बहुतायत में माइनॉरिटी सिख के किसान थे, उनकी हत्या हुई, क्या नाम, शहादत हुई है किसान आंदोलन में। क्या किया इन्होंने, आपके सामने है। 3 साल लगातार, 387 दिन लगातार वहां पर बैठे हुए थे दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर। आज की डेट में भी डल्लेवाल साहब खनौरी बॉर्डर पर ऑलरेडी आमरण अनशन कर रहे हैं। 37 दिन हो गए हैं इनके। इसके बाद आप आ जाइए सीधे सीधे संभल पे। मैं आपको और पुरानी बहराइच पे, संभल पे, इन जैसे जो दंगे कराए जा रहे हैं, उसके बाद आप चादरपोशी कराते हैं, अच्छी बात है। लेकिन चादरपोशी के साथ साथ जिन आप माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी मानते हैं, उन माइनॉरिटीज के हक और हुकूक की भी बात कर लीजिए आप। और हक और हुकूक की बात आप कर लीजिए मेरे देश के समस्त बेरोजगारों की, बीपीएससी के भी स्टूडेंट्स के हक और हुकूक की आप बात कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा। आप यहां पे आरओ की परीक्षा है, जय भाई आप तो बहुत बड़े इंसान हैं, बिहार के भी बड़े नेता हैं, भगवान करे आप आगे भी तरक्की करें। लेकिन आप बीपीएससी के छात्र और उत्तर प्रदेश में वो चाहे आरओ के छात्र हों और चाहे देश में सारे बेरोजगार हों, 29 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। अभी तक आपने वो बात नहीं करी। मणिपुर आप नहीं गए और पूरा पूर्वोत्तर, अब आप ही की रिपोर्ट कह रही है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कह रही है कि मणिपुर के कारण पूरा पूर्वोत्तर अशांत हो गया है। पूरा पूर्वोत्तर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कह रही है। और अगर आप इसके बाद भी अगर आप नहीं चेतते हैं तो भगवान मालिक है आपका, कैसे असुरक्षित हाथों में हम लोगों ने देश को दे दिया है। वो आज की डेट में ऐसा हमारा प्रधानमंत्री हो गया कि सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ में आप फोटो खिंचा करके, वो सेलिब्रिटी भी पंजाब का बच्चा है, याद रखना, इस देश का बच्चा है, काली पगड़ी पहन करके आपकी क्या नाम आपके पास आया था। और इस चीज को समझ लीजिए। मैं फिर से कहता हूं कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। भी मेरे एक साथी ने कहा था कि भाई एक दे दीजिएगा ट्वीट। ये अशोक श्रीवास्तव है, नाम लेकर के कहता हूं, दूरदर्शन यानी प्रसार भारती के सबसे वरिष्ठ पत्रकार, या पता नहीं कौन सा पोस्ट है, और ये अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैं संघी हूं, भाजपाई हूं, या ऐसा है वैसा है। इस पोस्ट को दिलजीत दोसांझ की पढ़ लीजिएगा। और बाकी पोस्ट भी मैं अजय आलोक जी आपके समर्थक हैंडलों की और आपके ऑफिशियल हैंडलों की ला करके दे दूंगा, जो दिलजीत दोसांझ को कल तक गाली दे रहे थे। इस चीज को याद रखिएगा कि सुरेंद्र राजपूत कभी गलत बात नहीं करता। उनका नाम लेकर के यहाँ पे डिस्कशन करना सही नहीं है, क्योंकि वो खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं है, पर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। करण वर्मा, सुनिए और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, खुद भाजपा ने अटैक ना किया हो, समर्थकों ने किया है, और वो खुद यहाँ पर है नहीं। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में किया है, ये हम उनको ना डिफेंड कर सकते हैं ना कंडेम कर सकते हैं। नहीं, आपने चूंकि मुझे चुनौती दी गई, पद्मजा आई एम सॉरी, मुझे चुनौती दी गई थी। मैं आपको फिर से कहता हूं, और आप एक काम करें ना, आप इसी ट्विटर, आपको तो मालूम है, आप तो खूब अच्छे से ट्विटर को जानती हैं, एक्स पोस्ट को जानती हैं। अशोक श्रीवास्तव जी की फाइल उठाइए, मैं तो ट्विटर के अकाउंट्स उठाइए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो फैसला आपका, वो फैसला हमारा। देखिए पद्मजा जी, एक बात समझनी हमें चाहिए। ये लोग जो माइनॉरिटीज की बात बोलते हैं, अभी हमारे जो कांग्रेस के समर्थक थे, उन्होंने कहा माइनॉरिटीज के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत वो हुआ है। इनको मैं बता दूं, 31% घर पीएम आवास योजना के तहत हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को ही मिले हैं। इनको ये बात पता होनी चाहिए। 33% किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो जा रहा है, वो मुसलमान भाइयों और बहनों को ही जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत भी 36% जा रहा है।
मोदी जी के आने से पहले माइनॉरिटीज की अगर मैं बात करूं 20,000 स्किल ट्रेंड थे, आज 2 मिलियन स्किल ट्रेंड, 5% गवर्नमेंट जॉब्स थी, आज उनके पास 10% गवर्नमेंट जॉब्स बोल रहे हैं। शादी शगुन स्कीम, दूसरे को इंटरप्ट ऐसे मत करिए प्लीज, प्लीज ऐसे मत करिए, बीच में मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। शादी शगुन स्कीम एक्सक्लूसिवली मुस्लिम महिलाओं के लिए 51,000 रुपए। तो ये झूठ, ये भ्रम अब आप फैलाना बंद कर दीजिए। चाहे हमारे सिख भाई बहन हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए प्रधानमंत्री ने किया। ये तो खैर टोकनिज्म है कि चादर भेज दिया और से मिल गया। झूठ बोल रहे हैं, पद्मजा दिए हैं, स्किल दिए हैं, झूठ बोल रहे हैं। इस पे आपके पास क्या है कहने को? आपकी हालत आज यही है कि झूठ बोल रहे हैं लगातार। रहा भूल आपके चेहरे पे है, आईना साफ करते रहे। माइनॉरिटी का बजट लगातार घटाते चले गए। अच्छे अच्छे जो मदरसे थे, जो स्कूल थे, जो चीजें थी, लगातार यूनिवर्सिटीज के ऊपर हमला आप करते हैं, माइनॉरिटी का बजट गिराते हैं। आजाद स्कॉलरशिप एक आती थी, वो बंद करवा दी आपने। प्रदेश करके पढ़ो बेटियां करके एक स्कॉलरशिप आती थी, वो बंद करवा दिया करके। झूठ और ढकोसलेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। कभी गाय के नाम पे, कभी नारों के नाम पर लोगों की लिंचिंग हो रही है, आज ही हुई है। आपके समर्थक लोग आकर के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। करण वर्मा को बात पूरी करने दीजिए, फिर विवेक श्रीवास्तव। सिखों दिख जाता है तो मैं इनको जरा बता दूं, ये बिना पढ़े लिखे आंकड़े अंडरस्टैंड देने से कुछ होता नहीं है। 2.1 करोड़ मुस्लिम्स को स्कॉलरशिप्स मिली थी 10 साल में मनमोहन सिंह जी के। आज वो जो 10 साल प्रधानमंत्री मोदी के हैं, वो 2.1 करोड़ से बढ़कर 3.2 करोड़ हुआ। कहा गया ये आकर के। अरे सैयद जी, क्या लग रहा है आपको? आप एक्सपोज हो जाएंगे इसलिए बोलते चले जा रहे हैं आप। थोड़ा शर्म करिए, सुनिए। मैं आप जब बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था, मेरी बात सुनिए जरा। 2.1 करोड़ स्कॉलरशिप। लगातार रंग बदलने की प्रक्रिया है ना। जी कैसे चलेगी बात है? दिलों में आग, चेहरों पे जो है नकाब रखते हैं। अरे आपकी हालत इसीलिए ये हो गई है। 3 राज्य नहीं संभल रहे, वहां किसान सुसाइड कर रहे हैं तो आपकी आग लग जाती है। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, बड़े बड़े ज्ञान देंगे बाकी जगहों पे आप। 2.1 करोड़ तो देश भर का सुसाइड कर रहा है। जिम्मेदारी आपकी थी। बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट होता रहता है। ये जनता का पैसा है, ये घर से नहीं आया हुआ। अगर सब कुछ एडवर्टीजमेंट होता कर देते हैं, सर, एक लेकिन किसानों का नहीं करा जाता। अगर सब कुछ एडवर्टीजमेंट होता, पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको आपत्ति है क्या कि दिलजीत दोसांझ से मिले क्यों, या फिर दिलजीत दोसांझ ने मिल करके एक करारा जवाब दे दिया किसानों की तरफ से। आप पहले ये फैसला कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर एक एक करके लोगों का मन बदल रहा है तो उनको भी लग रहा होगा ना कि कुछ सही हो रहा है देश के अंदर, तभी वो जाके किसी से मुलाकात कर रहे हैं। सारे ज्ञानी यहीं पे है और जो लोग जाके मिल रहे हैं वो सब बेवकूफ तो नहीं हो सकते ना। तो बहुत आपको बार बार क्यों नकार दिया जाता है सैयद जी? बहुत से लोग तो ऐसी हालत हो गई आपकी नहीं है, आपको हर जगह नकार दिया जाता है। बड़े बड़े लोगों से इस पे भी कोई बुरी हालत आपकी क्यों हो गई है, ये बताइए मुझे। मर्ज ये है, कहीं चुनाव जीत नहीं पाते आप, लोगों से जनता आपको बाहर निकाल देती है हर जगह से। ठीक है, आपको सच में लगता है विवेक श्रीवास्तव कि जितने लोग और कई ऐसे लोग हैं जिनको पहले कहा गया था। मैं आपको 2-3 उदाहरण देती हूँ, एक सेकंड में 2-3 उदाहरण देती हूँ। पहले सैफ अली खान ने 1-2 साल पहले किसी इंटरव्यू में कहा था कि अब मैं बहुत सोच करके बोलता हूं कि देश में क्या कुछ बोलना चाहिए। अभी वो जाकर के प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। दिलजीत दोसांझ ने कुछ वक्त पहले जब बजरंग दल ने उनके खिलाफ कुछ एक आंदोलन किया था तो उन्होंने जाके राहत इंदौरी की शेर पढ़ी वहां पे, तब सब लोगों ने कहा वाह ये सही आदमी है, ये सही चीजें बोल रहा है। अब जब प्रधानमंत्री से जाकर के मिले हैं तो कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा होगा ना कि कुछ काम ठीक हो रहा है। ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, ऑपोजिशन वालों के भी हैं, नागरिकों के भी हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के भी प्रधानमंत्री हैं जो उनके खिलाफ हैं आइडियोलॉजिकली। पहली चीज, आपको कैसे पता कि वो आइडियोलॉजिकली खिलाफ है? क्योंकि आपने बोल दिया मैं खिलाफ हूँ। मेरे प्राइम मिनिस्टर दिलजीत दोसांझ खिलाफ नहीं है, वो तो आपने जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दिया कि वो इस सरकार के खिलाफ है। मैडम, एक हफ्ते बाद कहीं वक्तव्य आपको ना बदलना पड़े, तो इसलिए पहले ध्यान से समझिए। प्राइम मिनिस्टर किसी से भी अगर मिलना चाहे, लोग उससे मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी। ये पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर कॉस्मेटिक चीजें करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कॉस्मेटिक चीजें करते हैं सिर्फ दिखावे की। अब अजमेर शरीफ आप भेज रहे हैं चादर, क्यों भेज रहे हैं? आपके मुंह में दही जमी थी मेरे प्राइम मिनिस्टर के, क्यों नहीं मुखर तरीके से आए? जब लोग सर्वे के लिए वहां पे दौड़े मार रहे थे कोर्टों में, सर्वे क्यों नहीं एक वक्तव्य दिया? सर्वे क्यों नहीं होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कहा कि इस तरह के सर्वे ऐसी बातें कर रहे हैं? बाहर लगाना सर्वे भाई, एक तरफ यू आर एनकरेजिंग, एक तरफ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज करते हैं कि कैसे एनकरेज किया? कब किया?
मस्जिदों को तो विवेक जी आप क्या चाहते हैं कि जब कोई अदालत से आदेश आए, एक सेकंड विवेक जी आप क्या चाहते हैं कि जब कोई अदालत से आदेश आए कि वहां पर सर्वे होना चाहिए, प्रधानमंत्री कार्यालय को कहना चाहिए कि नहीं, मैं अदालत के आदेश को रद्द करता हूं, हम अदालत को नहीं मानते, जो अपने आपको संघ का, अब आप सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी उस रोल में आए जब वो आते हैं इलेक्शन मोड में और कहते हैं मैं संघ का प्रधान सेवक हूं, तो संघ को बोले संघ को बोले बजरंग दल को, क्या द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैं अपील करता हूं। ठीक है, आखिरी 1 मिनट जवाब दीजिए डॉक्टर अजय आलोक। एक तरफ चादर भेज रहे हैं, दूसरी तरफ सर्वे किया जा रहा है। देखिए पद्मजा जी, आपके प्रोग्राम में अभी एक व्यक्ति ने बात शुरू की जय संविधान कह के। यहाँ नेता लेफ्ट बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री के मुंह में दही जम जाती है, जब कोर्ट सर्वे ऑर्डर देता है प्रधानमंत्री चुप रहता है। जानती है क्यों? क्योंकि इन लोग को आदत है ऐसा करने की ना। इमरजेंसी में कांग्रेस का सपोर्ट करते थे, शाहबानों के केस में कांग्रेस का सपोर्ट करते थे, जब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजों का तबादला कर दिया जाता था, उनको प्रोन्नति दे दी जाती थी, संविधान को रद्द कर दिया जाता था, कहते थे नहीं सब ठीक है। शाहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को संसद से पलट दिया। ये थी प्रधानमंत्री की ताकत, और ये चाहते हैं कि यही ताकत प्रधानमंत्री इस्तेमाल करें, यही चाहिए। और उसके बाद ये जय संविधान कहेंगे। ये है इनकी हिपोक्रेसी, ये है इनका संविधान के प्रति समर्पण, और ये है इनका कोर्ट के प्रति आदर। जब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पर फैसला देता है तो इनका इकोसिस्टम कहता है हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। ओवैसी मर्द हैं, बाहर निकल के कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिएबल, एक से एक तर्क निकल के आते हैं। ये है इनकी संविधान की इज्जत, ये इनकी संविधान की कितने हिसाब से संविधान को मरोड़ना, तरोड़ना, चलाना, क्योंकि इनके लिए संविधान एक परिवार से निकलकर एक ही परिवार पे खत्म। अरे कम्युनिस्ट तलवे चाटते हैं गांधी परिवार। चाहे किसी की जो भी विचारधारा हो, चाहे किसी की जो भी सोच हो, सबके समान अधिकार है और हमें ये आजादी है कि हम वो सोच रख पाए। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और वही अधिकार दिलजीत दोसांझ को भी है। हमारे साथ अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।